हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी। और आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आपको यही आशीर्वाद दूंगा, मेरे पास जो भी आशीर्वाद है मैं अपने स्टूडेंट को यही आशीर्वाद दूंगा कि यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो नीट के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर करें, अच्छी सफलता प्राप्त करें, जिसको आपको अच्छा एम्स या कोई मेडिकल कॉलेज, इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज आपको मिले। और यदि आप IIT JEE के स्टूडेंट हैं तो मेन तो आपके हो ही चुके हैं, अब एडवांस है आपका अक्टूबर में, उसकी अच्छी तरह तैयारी करें, एडवांस लेवल पर ही तैयारी करें, जिससे आपको बहुत ही टॉप IIT कॉलेज मिले इंडिया की। अच्छा, दूसरा कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं नीट के बारे में, इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो सुन लो आप ध्यान से। आपके नीट में इस बार दो पार्ट कर दिए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में तो आपको हर सेक्शन से, जो चार आपके सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो उससे 35 क्वेश्चन है, वो करने तो नेसेसरी है आपको, सभी चारों के जो भी आपसे आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो नेसेसरी क्वेश्चन है, यदि नहीं आते तो आप उसको छोड़ देना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अब आपके पास में पार्ट बी है, उसमें पहले क्या होता था कि एक ही पेपर आता था 45 क्वेश्चन का। अब उस पार्ट बी में हर सब्जेक्ट से, जैसे 4 सब्जेक्ट हो गए तो 15-15 क्वेश्चन आएंगे। आप उसमें से एक सेक्शन में से 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप यदि ज्यादा भी करेंगे तो आपके क्वेश्चन 10 ही चेक होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी उसमें आपको 15 में से 10 क्वेश्चन कर, कोई भी 10 क्वेश्चन करने की चॉइस है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यदि आप ज्यादा कर देते हो तब भी आपके उस सेक्शन में से क्वेश्चन कितने कंसिडर किए जाएंगे? ओनली 10, बाकी 35 क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट से। तो ये तो थोड़ा सा इस बार नीट के पेपर में मॉडिफिकेशन है। एक हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि साहब वो जो है एग्जाम में वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन होना जरूरी है क्या? तो देखो, अभी तक वैसे तो मैं फ्रेंड आपको एक लाइन समझा दूं या दोस्तों, कि वैक्सीनेशन कराना एक बहुत अच्छी बात है, अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना की कोई भी बात हो जाए कल के लिए तो अपन को ऐसा नहीं कह सकते कि साहब हमने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो लगवा लेना। बाकी ऐसा हार्ड एंड फास्ट अभी तक कोई रूल ऐसा आया नहीं है कि बिना वैक्सीनेशन के आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, ठीक है। और यदि कोई और नया अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो, ये तो बात हो गई आज की जनरल बात। अब मैं आपको जो थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक रह रहा था अपना, उसको पूरा करता हूं। उसमें कुछ आपको मैंने फॉर्मूले ड्राइव किए थे बेसिक कंसेप्ट के बेस पर। अब आज उनको कैसे यूज किया जाता है उसके कुछ इलस्ट्रेशन आपको समझाता हूं। तो देखो, मैंने किसी रिएक्शन की एंथैल्पी या हीट के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, बेसिक कंसेप्ट को काम में लेके। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है समेशन ऑफ द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं विद स्टाइकोमेट्री सबको जोड़ देना, माइनस समेशन ऑफ द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए मोल से आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो मोल के अकॉर्डिंग काम मिलेंगे। तो ये आपके पास में एक जनरल फॉर्मूला था जो मैंने आपको ड्राइव किया था। अब इसको कैसे काम में लेते हैं वो समझा देता हूं। फिर एक बार आपको कल भी बता दी थी मैंने बात कि रिएक्शन के, पर्टिकुलर रिएक्शन के बेस पर इस रिएक्शन की हीट के कई नाम दिए जाते हैं। जैसे सपोज हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कह देते हैं। कंबशन की है तो कंबशन एंथैल्पी बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की है तो न्यूट्रलाइजेशन। और जनरल डेफिनेशन ये कि जब भी आप किसी स्पीशीज के रेस्पेक्ट में बोलोगे, नाम दोगे रिएक्शन का, तो आपको रिएक्टेंट का वन मोल लेना है जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे कोई कहता है कि कंबशन एंथैल्पी याद करो, तो आपको 1 मोल रिएक्टेंट लेना है, ऑक्सीजन चाहे कितनी भी जरूरत पड़ती हो। ऐसे कोई बोले हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, तो आपको हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी के लिए भी 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, चाहे हाइड्रोजन कितने भी मोल की जरूरत पड़ती हो। जैसे देखो, आपको एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। बोले तो आप इस रिएक्शन की आप हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करके बताओ। इस रिएक्शन की क्या कैलकुलेट करो आप? हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। इथाइलिन की रिएक्शन है तो हाइड्रोजनेशन के लिए आप एक तो रिएक्शन लिखेंगे, लिख दी साहब। बोले तो आप इसकी जो एंथैल्पी होगी इस रिएक्शन की, उसी का तो नाम रहेगा हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, क्योंकि रिएक्शन कहती है ये हाइड्रोजनेशन की, तो हाइड्रोजनेशन है। इसके लिए मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H4 इथाइलिन, इसकी दे रहा हूं, देखो प्लस में होती है 53 किलो जूल पर मोल। मैं आपको कल भी बताई थी एक लाइन, आप समझना। एक और वैल्यू देता हूं जिससे फिर बोलूंगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इथाइलिन की होती है साहब माइनस की 85 किलो जूल पर मोल। अब आप सुनो मेरी बात, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, आप उसको देख के नहीं बता सकते, समझ गए। कई बार वो हीट इवॉल्व भी हो जाती है उसके फॉर्मेशन में और कई बार देनी पड़ जाती है, जैसे यहाँ। तो आप इसी फॉर्मूले को काम में लो। तो इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ही तो नाम है
क्या नाम है इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का? हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है तो बोले हाइड्रोजनेशन है। तो आप लगाओ साहब फॉर्मूले में, प्रोडक्ट की एंथैल्पी फॉर्मेशन, प्रोडक्ट है C2H6 कितनी दे रखी है मैंने इसकी माइनस की 85 माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपके पास में? एक तो इथाइलिन है, एक H2। अब बताओ H2 की कितनी होती है स्टैंडर्ड स्टेट में? कितनी होती है? 0। तो उसकी तो आप छोड़ दो, ये आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी थी? प्लस की 53। कितनी दे रखी थी? प्लस की 53। तो आपके पास में आंसर आ गया, ये तो 8 हो गया और ये हो गया था 13, तो माइनस का 138 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझा दूं, एक क्वेश्चन और छोटा सा इलस्ट्रेशन ले देता हूं। जैसे कोई बोल देता है ना कि साहब कंबशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो, तो देखो इधर बोले साहब मीथेन की कंबशन एंथैल्पी कैलकुलेट कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो कंबशन का मतलब आप क्या करोगे, मीथेन का 1 मोल लेना है और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन हो वो सब CO2 में, और जितने भी हाइड्रोजन है सबके वाटर बनाने होते हैं। तो बैलेंस यहाँ से करना, ऑप्शन को 2 तो ये 2 यहाँ पर 2 लगा दो, ये तो साहब बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है। अच्छा कोई और देखो मैं आपको लाइन समझा दूं। बोले साहब अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा कि 298 केल्विन पर आप इसकी कंबशन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे और उस हीट को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर उस पे वॉल्यूम पे बताएंगे। इसके लिए वैल्यू दे रखी है, मैं आपको दे देता हूं। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसकी वैल्यू होती है माइनस की 85। मीथेन की माइनस की 85 नहीं, माइनस की 75 होती है। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की माइनस 75 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से आपके पास में CO2 की होती है गैस स्टेट में, ये होती है साहब माइनस की 393, ये वैल्यू गिवन होंगी। इसी तरह से H2O लिक्विड है इस टेम्परेचर पर, इसकी होती है माइनस की 286, यही वैल्यू है किलो जूल पर मोल में। ठीक है। बोले साहब अब ये कैलकुलेट कीजिए आप। तो आपको बता दिया कंबशन की रिएक्शन है इसलिए इस हीट का नाम कंबशन है, फॉर्मूले में ऐसे ही लगाएंगे आप। तो आप बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको कंबशन बोल रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, एक तो CO2 है माइनस की 393 और प्लस 2 आपके पास में H2 है जिसमें एक की वैल्यू दे रखी है 286, इंटू कर लेना 2 से। ये तो हो गई साहब आपके पास में एंथैल्पी फॉर्मेशन। ध्यान से देखो प्रोडक्ट की माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक तो मीथेन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है दोस्तों? 0। तो मीथेन की दे रखी है आपको माइनस की 75। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास में ये एंथैल्पी आ जाएगी। रिएक्शन का साइन आएगा नेगेटिव, आपको बता देता हूं क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव। और ध्यान रखना ऑल कंबशंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, सब में हीट बाहर ही निकलती है। अच्छा मैं अभी एक क्वेश्चन बोल रहा था शुरू में स्टार्टिंग में कि साहब इस रिएक्शन जो दे रखी है इसकी आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इधर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और कांस्टेंट प्रेशर पर स्टार्टिंग की बात करो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोरिलेशन है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन प्लस डेल्टा NGRT। अब जैसे मैं आपको इस टेम्परेचर के बारे में बता दूं, ये आपने फाइंड कर ही लिया, ये पूछा है जैसे मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो टेम्परेचर आपको गिवन है केल्विन में लेना है ऑलवेज, और आर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये किलो जूल में तो किलो जूल में लिखना। ठीक है। डेल्टा NG की बात है तो आप बैलेंस रिएक्शन को चेक करो। ठीक है। बैलेंस रिएक्शन में डेल्टा NG प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में। तो देखो एक बार आप इस रिएक्शन को देखेंगे, ऊपर जो मैंने रिएक्शन लिख रखी है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, 298 का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो ये आपके पास में लिक्विड रहेगा। तो 1 मोल तो ये CO2 गैस है इस समय, और 2 मोल आपके पास में ऑक्सीजन है, और 1 मोल मीथेन है। इसलिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा NG आएगा वो कितना आ जाएगा बोलो? माइनस का 2। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो। एक तो रिएक्टेंट है। हाँ यदि टेम्परेचर 393 होता या इससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता, 100 से ज्यादा, तो आपको ये भी किसमें लिखना पड़ता? वेपर्स में, गैस में लिखना पड़ता। ठीक है। तो ऐसे आप इस रिएक्शन की कैलकुलेट कर लेंगे एंथैल्पी। दोनों में कांस्टेंट प्रेशर पर भी कैलकुलेट कर सकते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी डेल्टा NG को चेक कर लेना। ठीक है। तो एक तो मैं ये बता रहा था। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो एक और समझो आप क्वेश्चन। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एंथैल्पी फॉर्मेशन। ध्यान से सुनो, एंथैल्पी फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन दे देता हूं ऑफ C2H6। फाइंड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H6 विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब मैं आपको जो डेटा देता हूं वो समझना क्या दे रहा हूं। मैंने दे रखा है आपको कंबशन एंथैल्पी देता हूं आपको, कंबशन एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, इसकी वैल्यू दी आपको ग्रेफाइट की
माइनस की 393 किलो जूल पर मोल। और क्या देता हूं देखना, कंबशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसकी दे रहा हूं आपको माइनस की 286। इसी तरह से आपको एक और देता हूं, कंबशन एंथैल्पी ऑफ C2H6 गैस, इस कंबशन एंथैल्पी इसकी भी दे देता हूं, सबकी कंबशन एंथैल्पी दे दी, सपोज इसकी भी दे दी मैंने माइनस की 1100 किलो जूल पर मोल। और ए में मेरे पास में इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना है। अब सुनो देख ध्यान से, एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एम की रिएक्शन लिखोगे। बोले साहब एम ये है हमारे पास में, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कैलकुलेट करना है, गैस में होता है। डेफिनेशन है 1 मोल बनना चाहिए। कितने बनना चाहिए साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए, कार्बन की ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन की होती है साहब H2 गैस, इसको 1 मोल रख के आपको लिखने पड़ेंगे 3 मोल ऐसे। अब आपको जो वैल्यू गिवन है ना, ध्यान रखना, वो फॉर्मेशन की नहीं है, कंबशन की है। तो अब आपको जो गिवन है वो लिखेंगे एक बार। बोले साहब एक तो आपने ग्रेफाइट की कंबशन एंथैल्पी दे रखी है CO2, इक्वेशन नंबर 1। एक आपने हाइड्रोजन की कंबशन एंथैल्पी दे रखी थी H2O, ये इक्वेशन नंबर 2। और एक आपने साहब C2H6 की कंबशन एंथैल्पी गिवन थी, क्या था इसके अंदर 2 CO2 और क्या बन जाएंगे 3 H2। यहां से बैलेंस कर लेना, 7 का मतलब यहाँ पर 3.5 लिख देना, 3.5 दे रखी थी O2, ये इक्वेशन 3। अब आप क्या करोगे, हेस लॉ को काम में लेते हुए फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी रिएक्शन की हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे किसी को ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो कुछ भी करो, तो अब आपके पास ये रिएक्शन आनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करो 2 से, क्यों, आपको 2 चाहिए कार्बन। और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि 3 H2 चाहिए। और इनको तो कर दो आप ऐड, देख लो सॉल्यूशन देख लो, इक्वेशन 1 क्या करो मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, ये तो कर लो साहब आप ऐड इससे, और माइनस कर दो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 को, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 3 को क्या कर देना, इसमें से सबस्ट्रेट, आपके पास इक्वेशन ये बचेगी। तो मेरी बात समझो कि यदि आपको कंबशन एंथैल्पी गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एंथैल्पी फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए आप हेस लॉ से करेंगे। वैसे बाकी आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं, यदि आप उसको यूज करना चाहें तो कर सकते हो। यानी आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहो, यदि कभी कंबशन दे रखी हो ना, तो आप क्या लिखोगे, कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जैसे इस क्वेश्चन में था 2 ग्रेफाइट रिएक्टेंट, जिसको भी ऐड कर लेना, माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी उनको ऐड कर लेना। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, या फिर आप हेस लॉ से करो। शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दी, इससे आप काम में ले सकते हो रिएक्टेंट माइनस दिस, ठीक है। तो ये थी मेरे पास में इसकी एंथैल्पी। अब मैं आपको बता रहा था कुछ और डेफिनेशंस बताता हूं, एक बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन और समझाता हूं। देखो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन समझो, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। आप ये डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको यदि क्लियर होगी ना तो इस चैप्टर में मेरा मानना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेशन सुनो आप ध्यान से, 1 मोल 1 मोल बनना चाहिए गैसियस कंपाउंड, गैस फॉर्म में बनना चाहिए 1 मोल। किससे बनना चाहिए वो सुनो, आइसोलेटेड गैसियस एटम से बनना चाहिए। बस देखो, चेंज इन एंथैल्पी डेफिनेशन ऐसे बोलूंगा, चेंज इन एंथैल्पी during the process in which formation of 1 mole of gaseous compound from isolated gaseous atom, इससे करना है। तो उसकी जो हीट आएगी कैलोरीमीटर में, वो इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर आएगी। अच्छा रिएक्शन देखो एक बार ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जब एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हीट बाहर ही निकलेगी, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। तो इस रिएक्शन की जो हीट है वो देखो इसमें क्या क्या चीजें, ये था आपके पास में, एक तो H2 में बॉन्ड ऐसे लिखते हैं आप लिखते बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस जितने भी ऐड कर लेते माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक से ज्यादा होते हैं तो उनको सबस्ट्रैक्ट कर लेते। तो आप बोलेंगे साहब इस रिएक्शन की जो हीट है, आप प्रोडक्ट में तो एक ही बॉन्ड है, बोले साहब एक H2 का बॉन्ड है इसके बराबर। और आप ध्यान से देखो बाय डेफिनेशन इसमें मैंने बॉन्ड ही नहीं लिए, तो आपके पास में ये जो हीट इवॉल्व हुई थी, ये जो हीट इवॉल्व हुई थी किसके बराबर है, हाइड्रोजन के बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर है। ये हीट इवॉल्व हुई थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था ये, लाइन समझ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने कॉम्बिनेशन किया। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी की या बॉन्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन है। एक और समझाता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो एक डेफिनेशन और देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेफिनेशन यही है। अब सुनना,
डेफिनेशन, 1 मोल गैसियस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यही डेफिनेशन है बस। 1 मोल कंपाउंड को आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड ही तो तोड़ा है इसलिए हीट देनी पड़ेगी, एंड एंडोथर्मिक साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा फिर देखो यही लाइन थी। अब किसी बॉन्ड की कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है, जैसे ऊपर भी डेफिनेशन ये थी, तो आप देखोगे कि सब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये वैल्यू थी डिसोसिएशन की पॉजिटिव में, फॉर्मेशन में बाहर निकलती है, तो आप क्या बोलोगे कि तब इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइन। और सुनिए और खास बात लाइन, जो पर्टिकुलरली बॉन्ड एनर्जी है, जैसे मैं कहता हूं ना कि H2 की बॉन्ड एनर्जी, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो एक्चुअल में पर्टिकुलरली है स्पेसिफिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए काम ली जाती है। तो आप समझना कि जब आपसे क्वेश्चन में कभी बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तो आप कौन सी बात करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन की, और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि था बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 वैल्यू दूंगा मैं आपको 436 किलो जूल पर मोल, तो पता है क्या साइन दिया है, पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सी वैल्यू है, डिसोसिएशन। तो आप ये समझ लो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक तरह की सिनोनिम है बॉन्ड एनर्जी का, बस। अच्छा एक चीज और समझा दूं, यदि मॉलिक्यूल में जैसे इसमें एक ही बॉन्ड था तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। यदि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड हो सिमिलर टाइप के, तो उस केस में आपको एवरेज एनर्जी लेनी पड़ती है। जैसे देखना एक बार इधर देखो, बोले था मीथेन की बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करने वाली इक्वेशन लिखो। 1 मोल बनाएंगे इससे, इससे आइसोलेटेड गैस से, ये ग्रेफाइट नहीं है गैस है, प्लस क्या लिखोगे आप, 4 हाइड्रोजन, ऐसे 2H2 नहीं गैस लिखोगे। तो इसकी जो हीट बाहर आएगी आप समझ लो, इस रिएक्शन में जो हीट बाहर निकलेगी नेगेटिव साइन रहेगा, वो पता है किसके बराबर है, इस मीथेन में 4 बॉन्ड है CH के, उनके बराबर है। तो आप क्या करोगे, इस जो रिएक्शन की हीट है उसको डिवाइड कर दोगे 4 से, आपको क्या मिल जाएगी, एक CH बॉन्ड की एनर्जी, और इस समय इस बॉन्ड एनर्जी को क्या बोलेंगे आप, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एक चीज और समझा दूं, यदि किसी मॉलिक्यूल में बहुत से बॉन्ड हो, डिफरेंट टाइप के हों, तो सबका फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि साहब आप तो मुझे मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल जिसको कहते हो, उसकी बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्रेस करने की इक्वेशन लिखो। तो डेफिनेशन वापस सुनो, 1 मोल बने गैस में, किससे बने, इसके गैसियस आइसोलेटेड एटम से। तो एक तो इसमें कार्बन है, देखो गैस में लेना, 4 इसमें हाइड्रोजन है, गैस में लेंगे, गैस में एक इसमें ऑक्सीजन है, उसको भी ऐसे लिखेंगे O2 नहीं, बस गैस में, यहाँ बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको कैलोरीमीटर में जो हीट मिलेगी वो पता है किसके बराबर है, इसमें इतने बॉन्ड है, आपको समझा दूं, इसके अंदर चेक करो, एक तो इसमें 3 तो CH बॉन्ड है, इसकी अल्कोहल की स्ट्रक्चर देख लो, इसमें ये बॉन्ड है, आप समझिए। एक तो साहब इसके अंदर क्या चीज है, 3 तो CH बॉन्ड है, तो ये हीट 3 तो CH बॉन्ड की एनर्जी बोलूंगा, एवरेज बोलेंगे एक को। और क्या क्या चीज है इसके अंदर, एक इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है, चेक करो इतने बॉन्ड है इसके अंदर। तो इन सब की बॉन्ड एनर्जी का ये सम है। क्लियर हो गई ना मेरी बात। तो अब मैं एक बात, एक फॉर्मूला और ड्राइव कर दूं आपको, यदि आपको कभी रिएक्शन की हीट कैलकुलेट करनी हो और आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, तो आपके पास में 2 फॉर्मूले आप लिख सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप बोलेंगे, यदि आपको बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी हो, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कैसा साइन रहेगा फॉर्मेशन का, नेगेटिव। इफ गिवन बॉन्ड एनर्जी का मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, देन दिस फॉर्मूला आल्सो रिटन इन दिस फॉर्म। तो मैं क्या लिख दूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसकी को लिख दिया, साइन बदल के लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इससे फॉर्मूले से क्वेश्चन कर दोगे। जैसे मैं उसी क्वेश्चन को फिर कराता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन था ना, उसको फिर कराता हूं, देखिए इधर। बोले साहब इस रिएक्शन की आप ये जो हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी थी ना, बोले इसकी हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करके बताओ रिएक्शन की विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये सभी गैस में है, फाइंड हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ इथीन विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्या दे रहा हूं, देखो आपको दे रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी है 606 किलो जूल पर मोल, सिंगल बॉन्ड की 360 होती है किलो जूल पर मोल। एक आपको दे रहा हूं CH बॉन्ड की एनर्जी 410 किलो जूल पर मोल, और एक आपको बॉन्ड एनर्जी दे रहा हूं H2 की, ये होती है 436 किलो जूल पर मोल। तो अब आप मुझे बताओ पहले देख के इस वैल्यू को, ये डिसोसिएशन एंथैल्पी है या फॉर्मेशन। तो आप बोलेंगे साहब पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी है। और डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, देखो एक बार वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको।
तो आप बोलोगे साहब इस रिएक्शन की हीट को या आप बोलोगे हाइड्रोजनेशन हीट, क्योंकि रीजन है कि हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है। तो क्या क्या बॉन्ड थे वो समझो, इसमें वैल्यू देखो। एक तो आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 4 आपके पास में CH बॉन्ड है, इसमें देख लो इधर इसकी स्ट्रक्चर लिख के देख लेना। और एक क्या चीज है आपके पास में H2 का बॉन्ड है, ये तो रिएक्टेंट में थे, डिसोसिएशन है। माइनस प्रोडक्ट में चेक करो 6 तो आपके पास में CH बॉन्ड है और एक आपके पास में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इतने बॉन्ड थे। वैल्यू रख देता हूं, तो डबल बॉन्ड की वैल्यू दे रहा है आपको 606। इधर देखो ये 4 बॉन्ड है और इधर ये 6 है, तो इधर 2 लिख देना। और H2 की दे रहा थी 436, ये तो लिख दिया मैंने रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन सिंगल की 360 और CH बॉन्ड की दे रहा है 410 × 2 कर लेना, क्योंकि इधर 4 थे इधर 6। बस ये आपके पास में हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। इसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी भी बोलोगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब और सुनो कुछ डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन देता हूं आपको, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यदि ये क्लियर होगी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आप समझना, एटोमाइजेशन एंथैल्पी सुनना। एक मोल स्पीसीज, 1 मोल स्पीसीज व्हेन चेंज इनटू देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम, 1 मोल स्पीसीज व्हेन चेंज इनटू देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम, देन चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी और एटोमाइजेशन हीट, ठीक है। तो एक मोल स्पीसीज क्या, मे बी सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे मैं आपको 2-3 डेफिनेशन दूंगा, देखो आप ध्यान से देखेंगे, फिर इनका रिलेशन भी बताऊंगा। गैस में +4 हाइड्रोजन गैस, डेफिनेशन समझना आप हमारी। अब एक बार तो आप डेफिनेशन देख लो और किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्या बोला था? एक मोल कंपाउंड मे बी सॉलिड लिक्विड गैस किसमें कन्वर्ट हो जाए? आइसोलेटेड गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में। तो इसमें जो हीट चेंज होगा उसको बोलोगे एटोमाइजेशन एंथैल्पी। और दोस्तों देखो एक बार ध्यान से, एटोमाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। मींस प्रोसेस कैसा रहेगा? एंडोथर्मिक। अब आप समझो इस प्रोसेस को, इसकी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। यहां पे देखो in equation first their atomization enthalpy is also equal to their sublimation enthalpy। बोलो किसे कहते हैं? सब्लिमेशन। यही तो होती है कि जब एक मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो सब्लिमेशन भी है यहाँ पर। इधर देखो इसकी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी इस रिएक्शन की, देखना इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी 4 टाइम्स है CH बॉन्ड की एनर्जी के। चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन तो अभी बॉन्ड एंथैल्पी क्लियर की थी मैंने। ये जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है, CH बॉन्ड कितने CH बॉन्ड ब्रेक किए? 4, उसके बराबर है। और तीसरी रिएक्शन को आप ध्यान से सुनो हमारी, कोई तीसरी जो थर्ड रिएक्शन दे बोले था बताना, देखो ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी को ऐसे किसके बराबर या किसके इक्वेट कर सकते हो? तो मैं लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। तो सबसे पहले तो ये जो H2O लिक्विड है, एक्चुअल में जब आप हीट दोगे ये गैस में कन्वर्ट होगा और फिर कन्वर्ट करना है आपको कि इस रिएक्शन की या इस H2O की एटोमाइजेशन एंथैल्पी इनके बराबर है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो। ले लो, पूछिए। दिस एटोमाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन यहां तक लानी थी। इक्वल्स टू वेपोराइजेशन एंथैल्पी, जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो वेपोराइजेशन एंथैल्पी। और फिर क्या किए आपने? बॉन्ड ब्रेक किए। कितने? 2। तो ये जो OH बॉन्ड है ना, डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड इंटू 2 इसके बराबर है। क्लियर हो गया ना? तो डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझें आप, ठीक है। आप देखो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, देखो इधर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन सुनो, एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फीन एंड P2H4 गैस में ही होते हैं दोनों, आर 900 एंड 1350 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड PP बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन था। तो आपको पहले डेफिनेशन पर जाना है। क्या डेफिनेशन है एटोमाइजेशन की? देखो ये डेफिनेशन बताई साहब, देख लो, कोई कंफ्यूजन है आपको होता हो तो मुझसे पूछ लो। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एटोमाइजेशन की। तो मैं बोल देता हूं कि यहां पर जो आपके पास में एटोमाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है वो तो 3 pH बॉन्ड की एनर्जी के बराबर है। इसलिए आपके पास में एक बॉन्ड एंथैल्पी मिल गई pH की, कितनी आ गई साहब? 300 किलो जूल, इससे निकाल ली। अच्छा अब ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन लिखो। इधर देखो दूसरी इक्वेशन लिखो, इसकी स्ट्रक्चर आप फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी होती है तो इसकी स्ट्रक्चर आप बना के चेक कर लिया, तो कन्वर्ट करना है। 4 तो बनेंगे हाइड्रोजन के एटम और 2 फॉस्फोरस के। तो मैं बोलूँ साहब ये आपको एक तो इसके अंदर PP बॉन्ड है, देखो स्ट्रक्चर को देखिए, ये रहा
एक तो पीपी बॉन्ड है और आपके पास में 4 पीएच बॉन्ड है, उनकी हीट लिखती है। एक पीएच की एनर्जी मैंने यहां से निकाल ली 300, तो साहब उस 1200 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो तो 150 आपके पास में किलो जूल हीट आ जाएगी एक पीपी बॉन्ड की। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना। एक और न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी को देखो, उस दिन कल भी बताया था मैंने, एक न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी को और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एक्चुअल में। क्या है न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन को सुन लो ध्यान से। 1 mole of H plus ion, mole of H plus ion, because its X factor is 1. 1 mole of H plus ion react with 1 mole of OH ion in aqueous solution, then release heat, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी is known as neutralization enthalpy और heat of reaction. The process is always exothermic. Acid, अब एसिड में कितने H प्लस आयन थे उसको छोड़ दो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दिस प्रोसेस इज आएगा नेगेटिव। तो ये तो हो गई साहब डेफिनेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इफ अब कंडीशन सुनो, इफ एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, किसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग? दे आर 100% या कंप्लीटली आयोनाइज्ड ऑल कंसंट्रेशन, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्टिसिपेट करते हैं तो एक फिक्स वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू आती है किसकी? न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की। वो वैल्यू आपको थोड़ी लर्न भी करनी है, वो किलो जूल में तो होती है 57 पॉइंट लिख सकते हो, H प्लस आयन के लिए मोल लिख सकते हो, ये तो किलो जूल में, और किलो कैलोरी में होती है 13.7। ये वैल्यू कैसी है? रेफरेंस वैल्यू। बोथ स्पीसीज आर स्ट्रॉन्ग। इफ एनी वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ may be weak, then the neutralization enthalpy is less than this reference value. यदि इनमें से एक या एक से ज्यादा या दोनों ही वीक हो तो इतनी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी जो हीट बाहर निकली ना उस वीक को आयोनाइज करने में काम आ जाएगी। तो वो जो काम आएगी उसको आप क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सुन लो। तो आप बोलेंगे साहब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की स्टैंडर्ड वैल्यू जो मैंने आपको बताई रेफरेंस वैल्यू प्लस यदि एसिड और देन एंथैल्पी ऑफ वीक बेस। जैसे आपको एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन कराई तो साहब सोडियम एसिटेट बन गया। इधर देखो कुछ नहीं, एसिड बेस की जो हीट है न्यूट्रलाइजेशन ये कैलोरी पर मोल। फाइंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक स्पीसीज, वीक एसिड स्पीसीज है तो बस यहाँ पे रख दो। इसकी हीट कितनी दे रखी थी मैंने? माइनस की 12.5। रेफरेंस वैल्यू किलो कैलोरी में कितनी होती है? 13.100% आयोनाइज है ऑल कंसंट्रेशन पे। तो इसकी आ जाएगी आपके पास में, क्या आ जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एसिटिक कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। एक और क्वेश्चन छोटा सा बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। एक और क्वेश्चन बताता हूं छोटा सा बिल्कुल सिंपल। हीट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्जेलिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ऑक्जेलिक एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन थी उसकी हीट थी आपके पास में साहब, कोई वैल्यू लिख देता हूं, किलो जूल में लिख देता हूं 100। हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, हीट है रिवोल्ट बर्न की। फाइंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, फाइंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो इधर देखो दोस्तों, पर मोल तो बताओ मेरे को, 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड में कितने H प्लस आयन है? तो आप बोलेंगे 2। तो ये क्या है? 2 की है एक्चुअल में, आप समझना आप ध्यान से। तो यहाँ पर तो लिख दूंगा 100, 57.3 एक की थी और आपको पता है 2 इक्विवेलेंट देगा ये H प्लस आयन, इसलिए ये प्लस फिर क्या लिखोगे? आयोनाइजेशन एंड, इसको 2 टाइम्स जरूर लिखना क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू है ना, ये 57.3 किलो जूल, ये एक इक्विवेलेंट की है, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं, एग्जाम में जनरली आते हैं। आपको डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है। और समझाता हूं कुछ डेफिनेशंस। देखो एक चीज आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, आप समझना इसको। अच्छा, अब एक्चुअल में ये इसकी डेफिनेशन 2 है, एक तो विद रिगार्ड टू कंपाउंड, एक तो कंपाउंड। अब कंपाउंड के लिए सुनो, देखो ध्यान से, देखिए 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस, 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट मेक हाइड्रेटेड सॉल्ट by the absorption of definite moles of water molecule। क्या बोल दिया कि 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट डेफिनेट वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके जब हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है सॉलिड है, तो इस प्रोसेस में जो चेंज होता है हीट का उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड या सॉल्ट। द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब तक क्रिस्टल का वाटर से अट्रैक्शन नहीं होगा हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो अट्रैक्शन होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट होंगे इसकी कैविटीज में, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल जो भी कैविटीज हैं। और ये फिक्स वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं 5, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कि कैविटी का साइज के अकॉर्डिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। तो ये तो डेफिनेशन किसकी थी मेरे पास में? किसी सॉल्ट की। अब आयन की समझाता हूं। देखो आयन की, देखो
ये साहब मेरे पास में कोई गैसियस कैटायन या एनायन, देखो व्हेन गैसियस आयन मे बी कैटायन एंड एनायन मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट वाटर बाय व्हिच इट मेक हाइड्रेटेड आयन, जब वो क्या बना दे हाइड्रेटेड आयन, then change in enthalpy is known as hydration enthalpy of ion, it is also exothermic process। यानी एक मोल गैसियस आयन में भी कैटायन और एनायन एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट, यदि पर्टिकुलरली हाइड्रेशन बोलते हो तो वाटर, एक्सिस ऑफ वाटर, जब उससे हाइड्रेट हो जाता है ना, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको क्या कह देते हैं अपन, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयन। अच्छा एक चीज और, एक सॉल्यूशन एंथैल्पी और बताता हूं आपको, एक सॉल्यूशन एंथैल्पी, देखो इधर 1 मोल ऑफ कंपाउंड, जैसे ये NaCl सॉलिड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, देन चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज सॉल्यूशन एंथैल्पी। अच्छा एक्सेस में डिसॉल्व करते हो आयनिक कंपाउंड है, सपोज वाटर है, हाइड्रेटेड हो जाता है तो प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड। हाउएवर द सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे ये था 5H2O, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेट की बात सल्फेट आयन, एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट है, एक्सिस में आपको फिर याद बता दूं किसे कहते हैं एक्सिस, जब आयंस के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो जाते हैं, कोलब्रुक लॉ, एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस does not exist between ions means they are completely hydrated or freely migrate toward the electrode, then it is known as axis of solvent, you know। तो axis of solvent का मतलब ये है। अच्छा तो मैं कह रहा था प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं उनके लिए आपको हीट देनी ही पड़ेगी, इसलिए प्रोसेस उनका कहता होता है ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्सो या एंडो सॉल्ट है, अलग अलग नेचर में अलग अलग होते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, सुनो एक क्वेश्चन सुनिए। अब आप बोले साहब कॉपर सल्फेट, एक तो ये एनहाइड्रस, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, और एक कॉपर सल्फेट, देखो क्या दे रहा हूं मैं आप समझना, एक तो कॉपर सल्फेट की हाइड्रेशन, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, सपोज कोई लिख दी माइनस की 18.2 किलो जूल पर मोल, और एक आपको दे रहा हूं कि कॉपर सल्फेट 0.5H2O है जो सॉलिड है, सॉल्यूशन एंथैल्पी ये थी प्लस में 2 किलो जूल पर मोल, फाइंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट, ये करनी थी। तो पहले तो जो पूछिए उसकी इक्वेशन लिखें आप, क्या इक्वेशन पूछिए कि कॉपर सल्फेट, जब आपके पास में कॉपर सल्फेट 0.5H2O बनाएगा, इसकी आपसे पूछिए हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या गिवन है वो समझ लो। ये तो वैल्यू दे रखी है आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी की, वैल्यू इतनी थी, और इसको सॉल्यूशन एंथैल्पी बोल दो आप, इस हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्या बोलो, इसको भी सॉल्यूशन बोलो, सॉल्यूशन एंथैल्पी, ये सॉल्यूशन है दोनों की, सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट इतनी, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है आपको, इसकी सॉल्यूशन एंथैल्पी दो, और आपको पूछनी थी हाइड्रेशन, तो ये तो मैंने फाइंड करवाई है। इसके लिए क्या दे रखी थी, एक तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन एंथैल्पी, सॉल्यूशन एंथैल्पी का भी दे रखी थी इस कॉपर सल्फेट 5H2O की, तो इसकी भी लिख देता हूं, देखो कॉपर सल्फेट और ये SO4 -2। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाएगी आपके पास में, हाइड्रेशन एंथैल्पी आ जाएगी कॉपर सल्फेट की। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू दी होती है ना उनकी इक्वेशन लिखा करो, जो पूछा है ये वो लेके आना पड़ता है हेस लॉ से, क्लियर। तो ये मेरे पास में थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को डालते रहा करो, जैसे आप भेजते रहते हो मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे या जैसे भी है वो भेजता रहता हूँ, ठीक है। तैयार करो इस टॉपिक को, बोलना नहीं, क्वेश्चन जरूर आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।